हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज द हिंदू जो हमारा डेली एनालिसिस होता है द हिंदू न्यूज़ का, तो द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज में इट्स 28 जुलाई 2023 और परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। आज के न्यूज़ एनालिसिस में अगर आप देखो तो इन एडिशन टू न्यूज़ देर आर 7 more टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर while we scroll through this newspaper. ठीक है। नाउ मूविंग अहेड इन दिस डिस्कशन, द फर्स्ट न्यूज जो हम अभी बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर संजय मिश्रा सर हैं, उनको टेन्योर का एक्सटेंशन मिला था एंड दिस वाज हिज थर्ड एक्सटेंशन एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड एंड सेड दैट नो, ही शुड स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। बट उसके अगेंस्ट में फिर उसके लाइक बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया था पिछले हफ्ते दैट संजय कुमार मिश्रा शुड स्टेप डाउन फ्रॉम दिस पोजीशन because till the time new enforcement director is being appointed. But कल वाली न्यूज में हमने ये देखा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज asked Supreme Court that there are actually mutual evaluation exercises. ठीक है, म्यूचुअल इवेल्युएशन चल रहा है अभी किसका, ईडी का और एफएटीएफ का, है ना, एफएटीएफ। ठीक है, तो दोनों चीजें ईडी और एफएटीएफ दोनों का एनालिसिस हमने कल देखा था दैट व्हाट इज ईडी, व्हाट इज एफएटीएफ, हाउ आर दी ग्रे लिस्ट्स एंड ब्लैक लिस्ट्स ऑफ एफएटीएफ, एफएटीएफ बना कैसे, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, हर एक चीज हमने देखी थी कल के डिस्कशन में। नाउ द थिंग इज कि कल जो सुप्रीम गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट को दैट दैट प्ली which government placed before Supreme Court that due to these mutual evaluations, it's in the public interest and the national interest that he should continue with his office till the time these evaluation or till the time the FATF evaluations are completed. So top court goes back on its earlier judgment and says that in the wake of FATF evaluations, however, it will not accept any further requests for extension. तो इसके बाद extension नहीं मिलेगा, अभी मिल सकता है क्योंकि it's necessary for the larger public interest. ठीक है, तो that was a news from front page. ठीक है, उसके बाद moving ahead, there was a news from Delhi's dirty linen hanging out to dry. तो ऐसे जो आर्टिकल्स होते हैं इनमें आप एक चीज उठा सकते हो दैट इज अ केस स्टडी। ठीक है, और यू कैन टेक एनेक्डोट फॉर योर एसे। ठीक है, तो ये दो चीजें आप उठा सकते हो, या तो केस स्टडी आप अपने जब आपके एथिक्स के पेपर में कोई केस स्टडी आता है तो उस केस स्टडी को सिंपलीफाई करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, either you resemble it with the similar case study or you exemplify with the similar case study and you examine कि सेम ही केस स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केस स्टडी आता है दैट यू आर फेसिंग एन इशू और अ केस इन योर डिस्ट्रिक्ट जिसमें ऐसा चीज हो रहा है जैसा ये इस केस स्टडी में डिफाइन किया गया है दैट इज कि द सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द of a little girl who is just 10-year old and she was physically being abused by the owners. ठीक है, and she was a like a adult home worker or the domestic worker जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, however अगर आप अभी देखो तो 311 children have been rescued from the Delhi by the Delhi police from factories and domestic work in 2023 alone. ठीक है, तो 300 से ऊपर के केसेस हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो देन व्हाट विल यू डू। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू कैन simplify your case study answer with this case study. ठीक है, or you can directly use this as an anecdote that how the poverty and how the circumstances which are around a young girl or a little child who is 10-year-old makes her life hell, as we see that the cruelty of humans or as we see the cruelty of or the unethical practices which humans are doing. ठीक है, तो इसमें बचपन बचाओ आंदोलन
जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो, दैट हैज वर्कड वेरी वेल इन चाइल्ड रेस्क्यू एंड रीइंश्योरिंग द चाइल्ड राइट्स. Plus, you can also talk about the organization helping the persons who are rescued from bonded labor and secure their financial and other benefits from the central government. ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस. ठीक है, ये जो केस है ये दिल्ली का है. देयर इज अ कपल वो आर लिविंग इन द्वारका. उनने एक बच्ची को लिया था, हायर किया था फॉर देयर स्टे एट होम हेल्प. और हेल्प ये थी, डोमेस्टिक वर्क ये था कि जो उनका छोटा बच्चा था उसका ध्यान रखना था. बट एक्चुअली में जब पता चला तो वो उससे बाकी सारे काम भी कराते थे, उससे क्लीनिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग एंड ऑल ऑफ इट. और समटाइम्स द अब्यूज एंड थ्रैशिंग हर वेंट टू बर्निंग हर विथ एन आयरन ऑल्सो. ठीक है, तो जो आयरन हम कपड़ों पे लगाते हैं वो उसको लगाया गया था. तो दैट इज वाई क्राउड एंड अ मॉब केम आउट और उनने इनको पीटा. दोनों जो ये कपल थी, वन वाज पायलट एंड अनदर वाज एविएशन इंजीनियर. तो पीटने के बाद उन पे वो तिहाड़ जेल में चले गए और वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है. व्हाइल द चाइल्ड इज अंडर दिस शी इज अंडर अ चाइल्ड केयर दिस ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड केयर सेंटर में वो है अभी पोस्ट ट्रॉमा. एडिटोरियल्स विल बी डिस्कस्ड एट द लास्ट. ठीक है, we will see the editorials about Yamuna and the meandering of Yamuna, and moving towards the news section, that is the national news. And अभी जो सबसे पहला न्यूज है, इट्स अबाउट द स्टेपल्ड वीजा फॉर अरुणाचल एथलीट्स इज अनएक्सेप्टेबल एज वाज हाईलाइटेड बाय इंडिया. तो चाइना ने अभी क्या किया है, देयर इज दिस केस ऑफ स्टेपल्ड वीजाज. पहले ये समझते हैं कि स्टेपल्ड वीजा होता क्या है. ठीक है, तो स्टेपल्ड वीजा कुछ नहीं होता है. इसके साथ आपको, जब आप वीजा अप्लाई करने जाते हो, तो आपको जो पासपोर्ट होता है उस पे पासपोर्ट जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो एक सील स्टैम्प करता है उस पासपोर्ट को कि हाँ, नाउ यू आर अलाउड फॉर लाइक योर वीजा इज फॉर टूरिज्म, योर वीजा इज फॉर एम्प्लॉयमेंट, यू हैव दिस काइंड ऑफ वीजा और दैट काइंड ऑफ वीजा. दैट इज द स्टैम्प विच दे गिव ऑन पासपोर्ट. ठीक है, दैट इज नॉर्मल वीजा, है ना. बट स्टेपल्ड वीजा में क्या होता है, पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं पड़ता है, बट देर इज अ पेपर. ठीक है, जिसपे सारी डिटेल्स होती है और इस पेपर को स्टेपल किया जाता है. किसके साथ, पासपोर्ट के साथ. ठीक है, बस दैट्स इट. इस पेपर को स्टेपल किया जाता है आपके पासपोर्ट के साथ. अब ये इशू क्या है, इशू ये है, चाइना जो है, चाइना अरुणाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ के सिटीजन्स को इशू किया है अभी तक स्टेबल्ड वीजा. जब भी वहाँ के ट्रैवल की बात आती है कि जब भी यहाँ से कोई सिटीजन इन दो स्टेट्स से चाइना जाना चाहता है, तो वहाँ पे जो चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं, दे गिव यू अ स्टेपल्ड वीजा. ठीक है, और कौन सी कंट्रीज है जो ये स्टेपल्ड वीजा देती है, क्यूबा, ईरान, सीरिया, है ना, नॉर्थ कोरिया. दीज आर सच कंट्रीज, या वियतनाम, जो स्टेपल्ड वीजा देती है. एंड दीज कंट्रीज इशू द स्टेपल्ड वीजा. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑन दिस थिंग दैट the mutual agreement between the two countries on some disputed land, on some disputed area, or the claims, the false claims of territorial aggression by China, they are there. और जिसकी वजह से ये अब इशू बनता है फिर इन द बायलैटरल टाइज. और यहाँ पे ये इशू इतना ज्यादा एस्केलेट हो गया है दैट दिस फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज सेड दैट कि जितना भी अभी तक, इससे पहले बाली में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले थे, तब से लेके आज तक जितना भी डेवलपमेंट्स हुआ था वो सारा वापस चला गया. और चाइना ने वापस 2013 वाला अप्रोच ले लिया और 2013 में उन्होंने एक वीजा इशू किया था, ऐसा स्टेपल्ड वीजा. तो अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ था तो वो किसी काम का हुआ नहीं फिर. तो एक्चुअल में है क्या, अगर कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ये स्टेपल्ड वीजा देता है, तो एडिशनल एक पेपर होता है जो आपके पासपोर्ट के साथ लगाया जाता है और उस पेपर पे आपकी सारी ट्रिप की डिटेल्स होती है कि आपकी डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी है, आपकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है, आप कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, हर एक चीज़ वहाँ पे लिखी होती है. ठीक है, एंड दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट इज देयर इन दिस स्टेपल्ड वीजा केस. ठीक है, जो हमें पढ़ना होगा. हाँ, however it will be a setback as the earlier bilateral statements or the Beijing statements. या आप अगर कल का ही एडिटोरियल देखोगे
जो SCO पे आया था, ठीक है, SCO पे देर इज दिस जियामा, ठीक है, शी इज एन चाइनीज ऑफिशियल एट द एम्बेसी इन दिल्ली, ठीक है, एंड शी हाईलाइटेड दिस थिंग, एंड उनका जो है कल एक एडिटोरियल आया था कल की डेट में, दैट हाउ SCO कैन बी अ प्लेस, मतलब हाउ SCO कैन बी अ कन्वर्जिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडिया और दी ऑल द ग्लोबल साउथ कैन रेज देयर कलेक्टिव वॉइस, ठीक है। तो देन इट सेड दैट हाउ चाइना एंड व्हाई चाइना wants the anti, why is China going anti hegemony, or why is China going anti unilateralism, or the unilateral sanctions which are imposed by USA. But the approach and the ideology which the author जो उन्होंने कल उस एडिटोरियल में लिखा था, इट वाज मोर अबाउट द ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस में ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा एडिटोरियल आना, तो दैट हैड मतलब ग्रेट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो आप कलेक्ट कर सकते थे उस एडिटोरियल से, कल वाले एडिटोरियल से, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स में, ठीक है, दैट हाउ इंडिया कैन कोलैबोरेट एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया चाइना रिलेशंस। बट यहाँ पे देर इज अगेन अ सेटबैक फ्रॉम द लास्ट बाली मीटिंग टिल नाउ, और पिछली बार like they discussed a lot of things that for the future prospect of India and China, but क्या करें, अभी वापस वही चीज हो जाती है, ठीक है। तो it's a policy which China has adopted, that is move forward 2 steps, है ना, and then take back 1 step and you gain 1 more step, ठीक है। That is something which is which China is following a policy in territorial aggression, ठीक है, कि ये पहले इतना ज्यादा हमला कर देता है बॉर्डर एरिया में या आपके बॉर्डर पे, कि ये 2 स्टेप अंदर आ जाता है, फिर 1 स्टेप पीछे ले लेता है कि हाँ ठीक है अब बार्गेन हो गया, ठीक है। तो सेम थिंग इट्स डूइंग हियर ऑल्सो, है ना। Then comes the Women's Bill. A Women's Bill was back in 2010 when it was passed by Rajya Sabha, and it proposes 33% reservation for women in Lok Sabha and state assemblies. And this bill was passed in March 2010. 2010 में ये बिल पास किया गया था, बट तब से लेके आज तक ये बिल इट वाज हाउएवर लैप्स्ड, ठीक है। 2010 के बाद से अभी तक बिल रहेगा तो नहीं, बट इट वाज लैप्स्ड। हाउएवर अभी रिसेंटली एक और मतलब डिस्कशन छिड़ा है इस पे, दैट this bill should be considered, है ना। तो we will just talk about women reservation, है ना। From beginning till now, इसके आप नोट्स बना के रखो, ये आपको बहुत काम आ जाएंगे ये वाले नोट्स, ठीक है, और ये ज़रूरी है आपके लिए। तो द फर्स्ट थिंग इज कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम्स 1931, उस टाइम पे a letter was written to the British Prime Minister, and this was jointly issued on the status of the woman in the new constitution by 3 women bodies, ठीक है, जिसमें बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू थी, ठीक है, नायडू, एंड they wrote to PM Britain about the reservation of women in constitution, ठीक है। दिस वाज इन 1931, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली हम लोग ऐसे ही ट्रेस करते हैं हमेशा, एंड देन 1988 नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन came, and this plan had a reservation provision to be provided to women at the level of panchayats to parliament. तो हर जगह पे वुमेन का रिजर्वेशन होगा, और इस प्लान के अकॉर्डिंग 1988 के बाद 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी प्रोवाइडेड दैट 33% ऑफ द रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है।
विद इन दीज सीट्स 1/3 आर रिजर्व फॉर SC ST वुमेन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर आप देखो तो बिहार एंड देखो बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड and Kerala. These are the states which have provided around 50% of the reservation for women in local bodies. ठीक है। So अभी जो ये बिल है, जो करंट बिल है which was there in discussion in 2010, this bill provides 33% seat reservation for Lok Sabha and Legislative Assembly for women. ठीक है। However, the reservation of seats for women shall cease to exist after 15 years of the commitment of 15 years का कमेंसमेंट होगा इस एक्ट का, अमेंडमेंट एक्ट का, उसके बाद ये रिजर्वेशन बंद कर दिया जाएगा। और रिजर्वेशन देने का मेन मोटो क्या है, मतलब क्यों दे रहे हैं रिजर्वेशन? बिकॉज अगर आप देखो तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की जो थी, इंडिया रैंक्ड 48 आउट ऑफ 146 इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट डायमेंशन। ठीक है, तो इंडिया जो स्कोर है इट्स लेस देन 0.267। हाउएवर द बेस्ट इज 1, है ना, एंड आइसलैंड इज रैंक्ड 1। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर आप इसी चीज पे इंडिया का रैंक ये हो गया 48, और अगर आप इसी चीज पे बांग्लादेश का रैंक देखो तो बांग्लादेश इज रैंकिंग 9 आउट ऑफ 146। तो that is why India needs this woman representation in its political environment। ठीक है, तो अभी जो ये बिल आएगा उसके प्रोविजंस हम देखेंगे जो ही ये बिल आता है डिस्कशन में, इसके बाद I'll discuss its provisions and all, what are the changes and all. Then comes the censorship of films and cinematograph bill, which was amended, which is aimed at curbing the piracy issues। और ये जो अभी अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं तो राज्यसभा में, इट इंट्रोड्यूसेस एंटी पायरेसी प्रोविजंस। और एंटी पायरेसी में ये बोलते हैं दैट देयर कैन बी अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years और देयर कैन बी अ फाइन ऑफ 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द मूवी अगर किसी ने भी इस मूवी का पायरेसी किया। तो इसलिए अगर आप भी अभी तक पायरेटेड मूवीज देख रहे हो तो मत देखो, एक तो टाइम वेस्ट होता है और ऊपर से कोई फन भी नहीं है उस चीज का। ठीक है ना, तो 200 रुपये खर्च करो, जितना भी होता है उतना करो, बट खरीद के करो। ठीक है, वी शुड नॉट बी करप्ट इन आवर प्रैक्टिसेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो देयर वाज अ like a friend of mine and he got to the interview and he got selected. His rank is 298। ठीक है, तो he was asked this thing that do you like movies, watching movies, and it was his hobby। and at that point of time he said yes, it's my hobby। ठीक है, that I like watching movies, है ना, बट द प्रॉब्लम वाज हाउ डू यू मैनेज, आप पैसे कहाँ से लाते हो मूवी देखने के लिए? तो ही सेड आई वॉच थ्रू OTT, है ना, बट OTT में किसका आईडी यूज करते हो? मैं फ्रेंड का आईडी यूज करता हूँ। ठीक है, तो वहीं पे वो पकड़ा गया दैट कि आप एथिकली इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, है ना, कि आपके फ्रेंड ने पैसे दिए और वो अपने लिए एक स्क्रीन के लिए पैसे दे रहा है और आप उसी को शेयर कर रहे हो 2 स्क्रीन पे। ऑल्दो दैट नेटफ्लिक्स वाला जो भी है, जो उसका ओनर है, उसको नहीं पता है ना, ही इज नॉट नोइंग दैट थिंग दैट यू आर यूजिंग और यू आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम। वही होता है ना कि आपको यहाँ पे पता चला कि हम एक साथ 2 स्क्रीन तो नहीं देख सकते, बट एक टाइम पे वो देखेगा, एक टाइम पे मैं देखूंगा, है ना, तो हाउ विल यू एथिकली जस्टिफाई इट? एंड देन ही सेड सॉरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही डिड नॉट लाइक उसने इसको एग्जैजरेट करके या इलोंगेट करके ये नहीं बोला कि नहीं आई विल जस्टिफाई इट, कि हाँ ठीक है वो कर सकते हैं, या हम 30 दिन का पैसा दे रहे हैं, 30 दिन का मतलब ये है कि हम 24 घंटे देखेंगे, अब 24 घंटे में वो देखे या मैं देखूं। तो वो भी था एक पॉइंट जैसे वो कर सकता था, बट ही सेड सॉरी, दिस इज समथिंग विच इज अनएथिकल टू मी ऑल्सो। दैट इज हाउ यू become a good bureaucrat and that's how you become a good human actually।
तो सेंसरशिप को लेके, है ना, देर इज 2 कमिटीज जिनका नाम याद रखना है, जस्टिस मुकुल मुदगल कमिटी एंड श्याम बेनेगल कमिटी, which have also considered, which have recommended the major part of this, which have recommended major part of this, what do we call this, censorship and the Censorship Amendment Act, या draft cinematograph amendment bill which was there passed in 2008, which was there, which is there in consideration. ठीक है, तो इनकी recommendations को भी consider किया गया है। यहाँ पे हमारा ये तो प्रीलिम्स का पॉइंट होगा, प्लस प्रीलिम्स में हमें आ सकता है CBFC। ठीक है, व्हाट इज CBFC? इट्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी under Ministry of Information and Broadcasting. It regulates the public exhibition of films under the provision of Cinematograph Act of 1952। ठीक है, बोर्ड में मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, इट्स हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। एंड यस, यूपीएससी कभी कभी अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछता है। तो हमारी जो फिल्म्स होती है ना, उनकी 4 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज यू, दैट इज अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन। ठीक है, एंड सेकेंड इज UA, that is unrestricted public exhibition but with a word of caution। ठीक है, एक तो unrestricted public exhibition with a word of caution that parental discretion। तो ये मूवीज आपको पेरेंट्स के साथ ही देखनी पड़ेंगी, या पेरेंट्स जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक आप अलाउ नहीं कर सकते, फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर लेस देन 12 year old। ठीक है, जो 12 साल से छोटे हैं। देन कम्स A, and A is for adults only, 18 plus, and then comes S. This is restricted for special class of persons only। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस इज देयर, यूपीएससी जो है अनकन्वेंशनल तरीके में जब क्वेश्चंस पूछता है ना, कि 5 स्टार रेटिंग किस किस चीज पे होती है ना, और स्टार लेबलिंग किस किस चीज पे होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, मोटर पे होती है, फैन पे होती है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पे होती है, फ्रिज पे होती है। तो दैट इज समथिंग विच यूपीएससी समटाइम्स आस्क, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखो, एंड दैट मे हेल्प यू, ऐसा क्वेश्चन अगर वो पूछते भी हैं तो। Then another thing, or the next news was about the climate change and a retraction from the climate promises। As you might be remembering this thing, that Trump administration ने रिमूव किया था और विड्रॉ किया था फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट, बट नाउ द यूएस स्पेशल एनवॉय, और जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, यूएसए हैज बीन ऑन दिस व्यू कि नहीं, हम लोग वापस क्लाइमेट की जो कमिटमेंट्स है उस पर वापस आएंगे, और $100 बिलियन का जो कमिटमेंट है हमारा, एन एनुअल फंड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द यूएस साइड। ठीक है, यूएसए विल बी कमिटिंग ऑन दीज थिंग्स। तो ये तो जो यहाँ पे एनवॉय है उसका जो इंटरव्यू लिया गया था उसके अलग पॉइंट्स हैं, बट वी नीड टू रिवाइज एटलीस्ट पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। और आप मुझे बताओगे दैट हैज पेरिस अग्रीमेंट फेल्ड ऑन इट्स provisions। Has Paris Agreement failed on its provisions as we backtrace the recent events?
from the climate dictionary, from the climate dictionary since 2015. ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे और आंसर लिखने के बाद आप वो आंसर मुझे पोस्ट करोगे कहाँ पे, व्हाट्सएप पे 9031036712, इस नंबर पे आप मुझे वो आंसर पोस्ट करोगे. आई विल इवैल्यूएट इट. नाउ बैक टू द डिस्कशन. Paris agreement. Paris agreement is legally binding or not? Yes, it's legally binding under UNFCCC, and it was adopted in 2015 under COP21. What is COP? It's Conference of Parties. इसको याद रखना है. एम क्या है इसका, पेरिस क्लाइमेट का और पेरिस एग्रीमेंट का एम क्या है? द एम इज लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. ठीक है, विथ एन एम्बिशन टू लिमिट द वार्निंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो इट रिप्लेसेस क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, which was earlier agreement to deal with the climate change, and Paris agreement set forward the framework for the countries to work together and to reduce greenhouse gas emissions, है ना, climate change और बाकी सारी चीजें. However, इसमें एक आधा पॉइंट आप याद रखो, and which is about India's updated nationally determined contributions. ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में तो काम आएगा ही आएगा. 5 है. सबसे पहला है इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो हमारी है, ठीक है, विल बी इंक्रीज टू 500 गीगावाट्स बाय 2030, and India will meet its 50% of energy requirements from renewable energy by 2030. Plus, India will also reduce the total projected carbon emissions will be decreased by 45% from previous targets of 35%. तो earlier target was 35%, now it's 45%. ठीक है, carbon emissions. Okay, total projected carbon emissions will be decreased by, actually it will be decreased by 1 billion tons. 1 billion tons from now to 2030. 2030 तक हम 1 बिलियन टन तक रिड्यूस कर लेंगे. और उसके बाद क्या है, 2030 से पहले पहले इंडिया विल रिड्यूस इट्स कार्बन इंटेंसिटी of economy will be decreased by 45%, or earlier target was 35%, and by 2070 India will achieve its net zero. ठीक है, so that is something which we have to remember for our prelims and means both. इसके बाद net zero होता क्या है? Net zero refers to balance where emissions of greenhouse gases, ठीक है, are equally absorbed by equivalent amount from, are offset by the absorption of equally amount from the
एटमॉस्फेयर, इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कि जितना आप रिलीज कर रहे हो उतना आप वापस एब्जॉर्ब भी कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज अ क्रिटिकल मेजर टू सक्सेसफुली टेक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। कि जितना आप रिलीज कर रहे हो जीएचजीज, ऐसा नहीं है कि जीएचजीज रिलीज ही नहीं करनी है या खत्म करनी है, नहीं, जितना आप रिलीज कर रहे हो उतना आपके पास कार्बन सिंक कैपेसिटी भी है। ठीक है, अगर आप चाइना का देखो, है ना, चाइना हैज अनाउंस्ड नो न्यू प्लेजेस, well as it has previously pledged that it will reach its net zero by 2060। यूएसए, यूएसए क्या करेगा? यूएसए में एक लेजिस्लेशन आया था और जिसकी बिना पे दे विल डू 555 ट्रिलियन डॉलर 555 बिलियन बूस्ट रिन्यूएबल पावर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, और नेट जीरो बाय 2050। ठीक है, और इंडिया कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा कब? 2070 में। ठीक है, दैट इज अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द कमिटमेंट्स इन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देन कम्स द वर्ल्ड न्यूज एंड म्यूटिनियस सोल्जर्स क्लेम टू हैव आउस्टेड नाइजीरियन प्रेसिडेंट। तो नाइजीरिया में अगेन इन द मॉर्निंग, आज से ही नाइजीरियन पीपल कल सुबह दे वोक अप ऑन थर्सडे फॉर व्हाट, एंड दे सॉ दैट नाइजीरिया में क्या है, कूप हो गया है। और कूप का मतलब क्या होता है? कूप का मतलब ये होता है दैट आर्मी हैज टेकन पावर, और वहाँ की जो मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट है, जो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट है, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दे आर सेट अपार्ट। ठीक है, उनको साइड में कर दिया जाता है और उनका पावर सारा क्लेम कर लिया जाता है। अब नाइजीरिया एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे अराउंड अभी तक 5 बार कूप हो गया है, और इस बार एक और हो गया तो 6 हो गया। ऑल्दो अभी तक जो कूप है वहाँ का, दैट हैज नॉट येट बीन ऑफिशियली एडमिटेड। हाउएवर प्रेसिडेंट का जो गार्ड है, जो प्रेसिडेंट को गार्ड करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, दे हैव टाइटन्ड द सिक्योरिटी एंड ऑल। और मिलिट्री जो वहाँ पे चीफ्स हैं, they came on the local television and they claimed this thing that the Nigerian government is under Nigerian government is we are dismissing the Nigerian government and we do not support it। और कूप का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया था। ठीक है, बट अभी तक अगर आप इसको भी काउंट करो तो 6 बार अभी तक कूप हो चुका है सिंस 1960। 1960 में ये देश आज़ाद हुआ था। 1960 से लेके 1990 तक 9 तक 5 बार हो गया था। अभी फिर से हो गया और 6 बार हो गया अभी तक कूप। तो द थिंग इज, अगर आपको देखना हो तो 1966, 1975, 76, 83 एंड देयर आर मोर देन। इसके बाद अगर आप देखो तो 4 और बार कूप का प्लॉट किया गया था, बट कूप सक्सेसफुल नहीं रहा। द पैटर्न्स आर कि मिलिट्री कूप्स एंड मिलिट्री रूल हैज बिकम लाइक, जैसे यहाँ पे गवर्नर को हम चेंज कर दे, मतलब मेन स्ट्रीम पार्टी चेंज कर देती थी, और ये क्रिटिसिज्म आता था गवर्नर के ऑफिस को दैट इट्स ऑफिस और ही इज एन एजेंट वर्किंग इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्किंग थ्रू द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसा वो क्रिटिसिज्म आता था गवर्नर का, वैसा ही एक लाइक पैटर्न बना हुआ है कूप्स का इस स्टेट में, दैट इज द स्टेट ऑफ नाइजीरिया। तो लेट्स सी व्हाट अदर मेजर थिंग्स हैपन देयर। ठीक है, अगर और भी कुछ डेवलपमेंट होता है इस कंट्री में या इस कूप से रिलेटेड, तो देन वी विल थिंक अबाउट इट। रशिया विल अवर्ट द फूड क्राइसिस। रशिया, अगर आपको याद हो तो कल भी इससे पहले भी हमने पढ़ा है और कल भी हमने रिवाइज किया था, दैट इज ब्लैक सी ग्रेन डील से जो है एग्जिट किया है किसने? रशिया ने।
ठीक है। तो रशिया यूक्रेन में ब्लैक सी ग्रीन डील और जो अटैक हुआ था कर्च ब्रिज पे, ठीक है, उसके बाद से जो स्ट्रेट ऑफ कर्च पे ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, उस पे जो अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था लास्ट टाइम, तो रशिया ने उस टाइम पे क्यों अटैक किया था, या यूक्रेन ने उस टाइम पे क्यों अटैक किया था? बिकॉज यूक्रेन हैज स्टार्टेड दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफेंसिव। व्हाट इज काउंटर ऑफेंसिव पॉलिसी? कि अगर आपको याद हो तो अभी विलिनियस लिथुआनिया में जो समिट हुआ था नेटो का, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जेलेंस्की वेंट देयर, उनने वो अटेंड किया, और वहां पे एक चीज बनी थी दैट इज यूक्रेन काउंसिल और द नाटो यूक्रेन काउंसिल फॉर व्हाट, फॉर द वॉर रिलेटेड डेवलपमेंट्स, एंड यूरोपियन पावर्स एंड यूएसए हैज प्रॉमिस्ड यूक्रेन दैट दे विल हेल्प देम। ठीक है। और यूएसए या यूरोप से वहां पे क्लस्टर म्यूनिशंस गए हैं, कहाँ पे? यूक्रेन में। तो दैट आर सम पॉइंट्स ऑफ डेवलपमेंट, या सम जो आप ले सकते हो दैट माइलस्टोन स्टेप्स, जिनको आप ट्रेस कर सकते हो बैकवर्ड्स, कि अभी तक क्या सीन हुआ है रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। ठीक है। तो अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल, बट हाँ, एक दो दिन में अभी ये चलेगा, ठीक है, ग्रीन डील का। तो एक दो दिन में यू विल सी वन मोर आर्टिकल अबाउट दिस थिंग, और उस टाइम पे वी विल डिस्कस इट अगेन। द न्यूज इज अबाउट PLI स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एंड नाउ द फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन जी हैज सेड दैट गवर्नमेंट मे एक्सटेंड PLI स्कीम टू केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है। तो PLI स्कीम है क्या, और अगर आपको ये रिवाइज करना है तो हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, विच हैज बीन आर फॉर्मेट इन दिस सीरीज। तो PLI स्कीम क्या है? PLI स्कीम इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये करती क्या है PLI स्कीम, कैसे करती है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स, इसको इंक्रीज करना। अब इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करती है? करती है इंसेंटिवाइजेशन। जो मैं यहाँ पे वर्ड्स लिख रहा हूँ, इन्हीं वर्ड्स को फॉलो करना है और इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और ये इंसेंटिवाइज करती है प्रोडक्शन को, ये हमें पता कैसे चलेगा? बिकॉज अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 76% इंक्रीज इन FDI इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। प्लस अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा इंक्रीज जो हुआ था वो मेडिकल अप्लायंसेस में हुआ था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ FDI। और अगर आप वैल्यू एडिशन देखो, ठीक है, तो 20% ऑफ वैल्यू एडिशन हैज बीन अचीव्ड इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन 3 years। ठीक है, इन 3 years। इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट, और इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया हैव इंक्रीज्ड and exports were boosted by 2.56 lakh crores till 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप देखो तो दिस मच ऑफ, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस लिखे, यही आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। जब आपको क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा यूपीएससी मेंस में? क्वेश्चन आएगा दैट क्रिटिकली इवेलुएट द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ PLI स्कीम। ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और ऐसा एक क्वेश्चन अगर आप आंसर लिखते हो तो यू कैन सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, सेम जगह पे जहां आपने जहां मैं पहले भी बोलता हूँ, द सेम नंबर 9031036712। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट, और उसके बाद आपको पता चलेगा दैट हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज टू राइट आंसर्स। ठीक है। जब तक आप आंसर लिखोगे नहीं,
तब तक आई वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस योर आंसर्स। ठीक है, आप एक बार आंसर लिख के देखो और एक बार ट्राई करके देखो आंसर लिखने का, और एक बार बात कर लो उसके बाद। ठीक है, आंसर लिखने के बाद एक बार बात कर लो कि आंसर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और मैंने जो आंसर लिखा है वो कैसा है। ठीक है, उसके बाद यू विल गेट टू नो द निट्स एंड ग्रिट्स ऑफ आंसर राइटिंग। Then came this news, that is relaxing norms for biosimilars. And if you relax the norms for biosimilars, this will cause risk. ये वाला issue यहाँ पे raise किया है किन्ने? The scientists who are associated with biotechnology, and they have raised concerns with the health ministry and department of biotechnology that आप biosimilars में norms को ease out मत करो। rather अगर आप generics में और generic drugs में, generics में या biosimilars, generics is something different and biosimilar is something different। ठीक है, एक्चुअल में these are two types of drugs। ठीक है, तो दवाइयां जो है दो किस्म की होती है। चलो एक बार इसका सर ही देते हैं। ठीक है, इट कैन बी जेनरिक, बायोलॉजिकल्स। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन आर जिसमें आप एपीआई और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, दिस इज केमिकल बेस्ड। ठीक है, दीज आर केमिकल्स जो आप यूज करते हो, इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल होता है। ठीक है, बट बायोलॉजिकल्स, दीज आर बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट्स जिसमें बायो मीन्स लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसमें आप सोमैटिक सेल्स, ठीक है, सोमैटिक सेल्स के साथ साथ प्रोटीन्स, शुगर्स, टिश्यूज, ठीक है, और लिविंग मेडिसिन भी यूज करते हैं इस बायोलॉजिकल्स को बनाने के लिए, या इसको बोलते हैं बायोफार्मास्यूटिकल्स। पर ये ट्रीटमेंट किसका करता है? ये ट्रीटमेंट करता है कैंसर्स का, ठीक है, ट्यूमर्स का। ये एडवांस्ड लेवल ऑफ ड्रग है। ठीक है, एडवांस्ड लेवल ऑफ फार्मा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन को चीप या चीप अवेलेबिलिटी के लिए उसको अवेल करा देते हो, दैट उसके मैन्युफैक्चरिंग के नॉर्म्स को ईज आउट कर देते हो, दैट इज स्टिल ओके। बट अगर आप यहाँ पे करते हो, ठीक है, नॉर्म्स को ईज आउट, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा फिर बाद में कि दिस में कॉज रेपरकशंस। और कैसे रेपरकशंस होंगे कि बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स जो हैं, बायोलॉजिक किसी कंपनी ने बनाया बहुत रिसर्च के बाद और बहुत ही हाईली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और इसके बाद ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के बाद रिजल्ट्स आए, और रिसर्च के बाद बहुत सारा रिसर्च के बाद ही बायोलॉजिक बनता है, मेडिकल प्रोडक्ट। अब इसी का आता है बायोसिमिलर। ठीक है ना? जैसे अगर अभी बात की जाए तो टीबी और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है, जिसपे अभी पिछले हफ्ते जॉनसन एंड जॉनसन का केस चल रहा था, दैट इंडियन पेटेंट ऑफिस में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था कि हमारा जो ये ड्रग है इसका पेटेंट आप इंक्रीज कीजिए। फॉर सेकेंडरी पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। एक्चुअल में इसी जुलाई में ही उनका पेटेंट खत्म हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन का। अब इंडिया अलाउड फॉर जेनरिक प्रोडक्शन ऑफ द सेम मेडिसिन। अब ये जो मेडिसिन है ये बहुत रिसर्च के बाद बना था। ठीक है, और जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? ये चीप होता है, सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वो रिसर्च नहीं लगता और इसमें पेटेंट नहीं होता। पेटेंट नहीं होता तो मोनोपोली नहीं होती किसी कंपनी की। मोनोपोली नहीं होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है और कंपटीशन होता है, और उसकी वजह से इसका प्राइस खुद ही गिर जाता है, और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता, और ये प्राइस जो है नॉर्मल कंपटीशन के हिसाब से नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। सिमिलरली बायोलॉजिकल्स जो है, इनका भी प्राइस बहुत ज्यादा होगा, और इन्हीं के बनते हैं बायोसिमिलर्स। और बायोसिमिलर बनाने के लिए जो नॉर्म्स है, अगर आप उन नॉर्म्स को ईज आउट करते हो तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये बायोसिमिलर्स जो होते हैं, जो मैंने बोला, दीज आर सिमिलरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, कैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है? जैसे ओरिजिनल कंपनी ने बनाया था,
तो जो इनोवेटर था उनका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो अब जो दूसरा बंदा आया उसने भी सेम बायोलॉजिक मेडिसिन जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी बोला, इसी का कॉपी बना के, वही है मतलब फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बना के उनने सोचा कि वी विल आल्सो ट्रेड इट। नाउ द थिंग इज कि दिस इन्वॉल्व्स टू मच ऑफ रिसर्च एंड देयर मे बी कॉजेज एंड देयर मे बी प्रॉब्लम्स व्हिच मे अराइज आउट ऑफ दिस। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसा एक कंसर्न रेज किया है कि ये सब चीजें हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है दैट यू शुड नॉट डू दिस थिंग। ऑल्दो आपको बायोसिमिलर्स के बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट आर बायोसिमिलर्स। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस डिस्कशन एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम परफेक्शन आईएएस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है न्यूज़ समझने में या किसी भी चीज में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।